आज के इस बड़े अपडेट में हम आपको बताएंगे कि कैसे इस युद्ध के कारण नेपाल में गैस संकट का डर पैदा हो गया है। कैसे ईरान ने अमेरिका को चेतावनी दे दी है कि अगर उसकी बिजली व्यवस्था पर हमला हुआ तो पूरा क्षेत्र अंधेरे में डूब सकता है। और कैसे नए सर्वोच्च नेता मुज्तबा खामेनी ने बदले की कसम खाई है। कैसे इजराइल, लेबनान और बैरूत में बड़े पैमाने पर लोगों को अपने घर छोड़ने के आदेश दे रहा है। और कैसे संयुक्त राष्ट्र ने चेतावनी दी है कि इस युद्ध के कारण लाखों लोग बेघर हो चुके हैं। सबसे पहले बात करते हैं नेपाल की, जहां इस युद्ध का असर सीधे आम लोगों की रसोई तक पहुंच गया है। नेपाल की सरकारी तेल कंपनी नेपाल ऑयल कॉरपोरेशन ने घोषणा की है कि देश में एलपीजी यानी रसोई गैस की संभावित कमी को देखते हुए अब गैस सिलेंडरों को राशन किया जाएगा। अधिकारियों ने कहा कि शुक्रवार से उपभोक्ताओं के खाली सिलेंडर सिर्फ आधे ही भरे जाएंगे ताकि मौजूदा गैस भंडारण ज्यादा समय तक चल सके। नेपाल ऑयल कॉरपोरेशन के कार्यकारी निदेशक चंद्रिका प्रसाद भट्टा ने कहा कि सरकार के पास फिलहाल गैस का पर्याप्त स्टॉक है, लेकिन युद्ध के कारण अंतर्राष्ट्रीय आपूर्ति बाधित हो सकती है और इसलिए एहतियात के तौर पर यह कदम उठाया गया है। इस घोषणा के बाद पूरे नेपाल में घबराहट फैल गई है। गैस रिफिलिंग प्लांटों के बाहर लंबी कतारें लग गई हैं। यह घटना दिखा रही है कि मिडल ईस्ट में चल रही जंग का असर छोटे देशों की घरेलू अर्थव्यवस्था तक पहुंच रहा है। अब बात करते हैं उस बड़ी चेतावनी की जो ईरान की तरफ से अमेरिका को दी गई है। ईरान की सुप्रीम नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल के सचिव अली लजारनी ने कहा कि अगर अमेरिका ने ईरान की बिजली उत्पादन प्रणाली को निशाना बनाया तो पूरा मध्य पूर्व आधे घंटे के अंदर अंधेरे में डूब सकता है। यह बयान तब आया जब अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने धमकी दी है कि अगर ईरान सहयोग नहीं करता है तो अमेरिका उसके बिजली उत्पादन केंद्रों को निशाना बना सकता है। ट्रंप ने कहा कि अगर इन ठिकानों पर हमला किया गया तो उन्हें फिर से बनाने में कई साल लग सकते हैं। लजारनी ने सोशल मीडिया पर जवाब देते हुए कहा कि अगर ऐसा हुआ तो पूरा देश क्षेत्र अंधेरे में चला जाएगा और अंधेरा अमेरिकी सैनिकों के लिए खतरनाक साबित होगा, क्योंकि तब उन्हें शिकार बनाना आसान होगा। इस बयान ने यह संकेत दे दिया है कि ईरान सिर्फ सैन्य मोर्चों पर ही नहीं बल्कि ऊर्जा और बुनियादी ढांचे के स्तर पर भी जवाब देने की तैयारी कर रहा है। अब बात करते हैं ईरान के नए सर्वोच्च नेता मुज्तबा खामेनी के बयान की, जिन्होंने अपने पहले सार्वजनिक संदेश में कहा है कि ईरान अपने शहीदों के खून का बदला लेने से कभी पीछे नहीं हटेगा। उन्होंने कहा कि स्ट्रेट ऑफ हार्मूज को बंद रखने का विकल्प दुश्मनों पर दबाव बनाने के लिए इस्तेमाल किया जाना चाहिए। और उन्होंने ये भी कहा कि मध्य पूर्व में मौजूद सभी अमेरिकी सैन्य अड्डों को बंद कर देना चाहिए, क्योंकि वे हमलों का लक्ष्य बन सकते हैं। उन्होंने ये भी मांग की कि जिन देशों ने ईरान को नुकसान पहुंचाया है उनसे मुआवजा लिया जाएगा और अगर ऐसा नहीं हुआ तो ईरान उनके बराबर की संपत्ति को नष्ट करेगा। उनके इस बयान को युद्ध के और तेज होने के संकेत के रूप में देखा जा रहा है। अब बात करते हैं लेबनान की, जहां इजराइल ने बड़े पैमाने पर सैन्य कार्रवाई तेज कर दी है। इजरायली सेना ने दक्षिणी लेबनान के जहरानी नदी के दक्षिण में रहने वाले लोगों को तुरंत अपने घर छोड़ने का आदेश दे दिया है। सेना के अरबी भाषा के प्रवक्ता अवियाज अदरई ने कहा कि हिजबुल्लाह जिन इमारतों का सैन्य इस्तेमाल कर रहा है वे किसी भी समय निशाना बन सकती हैं और वहां रहना लोगों के लिए बेहद खतरनाक हो सकता है। इसके बावजूद इजराइल ने बैरूत के दक्षिणी उपनगरों के लिए भी नया निष्कासन आदेश जारी कर दिया है। जिन इलाकों को खाली करने को कहा गया है उनमें हारत, हैक, गोबरे, लैलाकी, हादात, बुर्ज अल बराज, तहवीद अल कदीर और चियाह शामिल हैं। ये क्षेत्र दहिए के नाम से जाना जाता है, जहां लाखों लोग रहते हैं और जो हिजबुल्लाह का मजबूत राजनीतिक गढ़ माना जाता है। इजराइल पहले भी इन इलाकों पर बड़े हमले कर चुका है और अब वहां फिर से बड़े पैमाने पर सैन्य अभियान की तैयारी की जा रही है। इसी बीच लेबनानी सरकार ने बताया कि 2 मार्च से अब तक इजरायली हमलों में कम से कम 686 लोग मारे जा चुके हैं, जिनमें 98 बच्चे और 52 महिलाएं शामिल हैं। ये आंकड़े इस युद्ध की गंभीर मानवीय कीमत को दिखा रहे हैं।
अब बात करते हैं ईरान के अंदर पैदा हो रहे मानवीय संकट की। संयुक्त राष्ट्र शरणार्थी एजेंसी के अनुसार अमेरिका और इजराइल के हमलों के बाद ईरान में अब तक लगभग 32 लाख लोग अपने घरों से विस्थापित हो चुके हैं। ये संख्या 6 लाख से लेकर 10 लाख परिवारों के बराबर है। संयुक्त राष्ट्र के अधिकारियों का कहना है कि अगर युद्ध जारी रहा तो ये संख्या और तेजी से बढ़ सकती है और इससे पूरे क्षेत्र में एक बड़ा मानवीय संकट पैदा हो सकता है। अब इस युद्ध का एक और महत्वपूर्ण पहलू है ऊर्जा और तेल बाजार, जिस पर पूरी दुनिया की नजर है। अमेरिकी ऊर्जा मंत्री क्रिस राइट ने कहा है कि अमेरिका अभी हार्मोज में तेल टैंकरों की सुरक्षा के लिए सैन्य एस्कॉर्ट मिशन शुरू करने के लिए तैयार नहीं है। उन्होंने कहा कि यह अभियान शायद महीनों के अंत तक शुरू हो सके, लेकिन फिलहाल अमेरिकी सेना का पूरा ध्यान ईरान की सैन्य क्षमता को कमजोर करने पर है। स्ट्रेट ऑफ हार्मोज दुनिया के सबसे महत्वपूर्ण समुद्री मार्गों में से एक है, जहां से दुनिया के लगभग 5वें हिस्से का तेल और गैस गुजरता है, लेकिन इस युद्ध के कारण ये मार्ग लगभग बंद हो चुका है। रिपोर्ट्स के मुताबिक ईरान ने इस क्षेत्र में कई नौसैनिक बारूदी सुरंगें बिछा दी हैं, जिससे जहाज़ों के लिए रास्ता और ख़तरनाक हो गया है। इसी वजह से वैश्विक तेल कीमतों में तेज़ी से उछाल आ गया है। अब बात करते हैं अंतर्राष्ट्रीय राजनीति की, जहां तुर्की ने स्पष्ट रूप से कहा है कि ईरान में सत्ता परिवर्तन की कोशिश नहीं की जानी चाहिए। तुर्की के विदेश मंत्री हाकान फिदान ने कहा कि ईरान की क्षेत्रीय अखंडता पर सवाल नहीं उठाना जाना चाहिए और वहां किसी तरह की शासन परिवर्तन योजना से गृह युद्ध भड़क सकता है। उन्होंने चेतावनी दी कि ऐसी कोशिशें जातीय और धार्मिक संघर्षों को भड़का सकती हैं। जर्मनी के विदेश मंत्री ने भी इस बात पर जोर दिया है कि इस संकट का स्थायी समाधान केवल कूटनीति के जरिए ही संभव है। इसी बीच संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद ने एक प्रस्ताव पारित किया है, जिसमें खाड़ी देशों पर ईरान के हमलों की निंदा की गई है, लेकिन इस प्रस्ताव में अमेरिका और इजराइल के हमलों का कोई जिक्र नहीं किया गया है। इस वजह से ईरान के प्रतिनिधि ने इसकी कड़ी आलोचना की है और कहा है कि यह प्रस्ताव एक तरफा है और वास्तविक स्थिति को नजरअंदाज करता है। यह प्रस्ताव बहरीन द्वारा पेश किया गया था और इसे 135 देशों का समर्थन मिला था, जबकि रूस और चीन ने मतदान में हिस्सा नहीं लिया। इस बीच मुस्लिम दुनिया में एक और विवाद पैदा हो गया है, क्योंकि इजराइल ने रमदान के महीने में यरूशलेम की अल अक्सा मस्जिद को बंद कर दिया है। पाकिस्तान, मिस्र, जॉर्डन, संयुक्त अरब अमीरात, इंडोनेशिया, तुर्की, सऊदी अरब और कतर सहित 8 मुस्लिम देशों ने इस कदम की हिमायत की है, मजम्मत की है। इन देशों के विदेश मंत्रियों ने संयुक्त बयान जारी कर कहा कि यह अंतर्राष्ट्रीय कानून का उल्लंघन है और धार्मिक स्थलों तक बिना रोक टोक पहुंच के सिद्धांत के खिलाफ है। फिलिस्तीनी नेताओं का कहना है कि यह कदम इजराइल की उस रणनीति का हिस्सा है जिसके तहत सुरक्षा हालात का बहाना बनाकर अल अक्सा मस्जिद पर कंट्रोल मजबूत किया जा रहा है। आखिर में बात करते हैं इस सवाल की जो इस पूरे युद्ध की दिशा तय कर सकता है। अमेरिकी खुफिया सूत्रों के अनुसार ईरान की सरकारी अभी गिरने के खतरे में नहीं है और देश की नेतृत्व व्यवस्था अभी भी कंट्रोल में है। राइटर्स की रिपोर्ट के अनुसार कई खुफिया आकलनों में ये निष्कर्ष निकला है कि ईरानी शासन के पास अभी भी जनता पर कंट्रोल है और अगर शीर्ष नेताओं को हटाया भी गया तो संभव है कि उससे भी ज़्यादा कट्टरपंथी समूह सत्ता में आ जाए। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने हाल ही में कहा था कि यह युद्ध जल्द खत्म हो सकता है, लेकिन कई जानकारों का मानना यह है कि अगर स्पष्ट रणनीति नहीं हुई तो यह संघर्ष और लंबा खिंच सकता है। कुल मिलाकर देखा जाए तो यह युद्ध अब सिर्फ एक सैन्य टकराव नहीं बल्कि एक वैश्विक संकट का रूप ले चुका है, जिसमें ऊर्जा आपूर्ति, मानवीय संकट, अंतर्राष्ट्रीय राजनीति और धार्मिक तनाव सभी एक साथ जुड़े हुए हैं। और यही वजह है कि पूरी दुनिया की नज़र इस समय मिडल ईस्ट पर टिकी हुई है, क्योंकि आने वाले दिनों में जो भी होगा उसका असर सिर्फ इस क्षेत्र तक सीमित नहीं रहेगा बल्कि पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था और सुरक्षा व्यवस्था को प्रभावित करेगा।